सोच के देखो कि आपका नाम है राज और आप बेंगलोर में रहते हो। वैसे ये थोड़ा रियलिस्टिक स्टोरी है, बस मैंने थोड़ा नाम चेंज कर दिया। आप बेंगलोर में रहते हो और आप साल के 45,000 रुपए के आसपास हेल्थ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी में आप अपना प्रीमियम भर रहे हो। आपकी जो उम्र है वो 45 साल है और आपको ये उम्मीद है कि भाई मैं इतना अच्छा खासा पैसा जो है वो यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को 10 लाख रुपए का कवरेज मेरे पास है। आप सेफ खेल रहे हो। अब हुआ क्या कि राज को एक सीवियर चेस्ट पेन हुआ और डॉक्टर ने, हॉस्पिटल ने सजेस्ट करा कि एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। एक तरीका होता है जिसमें जो हमारी आर्टरीज है ना, जो ब्लॉक हो जाती है, उसको खोलने के लिए, ताकि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ब्लड फ्लो बढ़िया चलना चाहिए। तो डॉक्टर ने वो सजेस्ट करा। अब करवाना तो पड़ेगा आपको। उसने वो बढ़िया करवाया और उसको था कि भाई जो हॉस्पिटल का बिल है वो कितना ही बन जाएगा। 5 लाख रुपए बिल बना और वो काफी सेटिस्फाइड था कि उसके पास 10 लाख का कवरेज है। लेकिन उसका जो कवरेज है 10 लाख रुपए का, वो तो छोड़ो, 5 लाख रुपए उसको मिलने चाहिए थे या उसके कवर होने चाहिए थे, लेकिन हुए नहीं। हुए कितने? सिर्फ 2.5 लाख। क्यों हुआ ऐसा, ये तो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और इंसिडेंट था जिसमें एक बंदा था, उसने अपनी पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस, और उसने अभी सितंबर 2024 पिछले साल अपनी किसी मेडिकल कंडीशन को लेके उसने 50,000 रुपए का रीएम्बर्समेंट फाइल करा कि भाई पैसे 50,000 रुपए उसके खर्च हुए, लेकिन उसका क्लियर नहीं हुआ। और पता है क्यों? कोई सिंपल सी मिस्टेक थी, या तो वो कोई टाइपिंग मिस्टेक थी, या कोई ऑर्डर नंबर गलत हो गया, कुछ ऐसा एरर जो डॉक्यूमेंटेशन टाइप का एरर होता है। अब ये दोनों केसेस क्यों हुए ये मैं आपको समझाता हूँ और आपको इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हुए आपको किन किन चीजों का रियलिटी में ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गलती कर दी और आपने ध्यान नहीं दिया तो आप एक ऐसे गड्ढे में गिरोगे जहां आप पैसे भी खर्च कर रहे हो और आपको मिल भी कुछ नहीं रहा। गिनती के मैं आपको 10 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जिससे आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है ना, वो आपके लिए वैसे ही काम करे जैसे आप सोच रहे हो। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अपनी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो मेक श्योर करती है, सारी डेटा वेटा मैनेज करती है कि इंश्योरेंस वाली जो चीजें हैं वो सही चल रही हैं। तो इनके हिसाब से जो फिस्कल ईयर 24 गया है ना, उसमें 26,000 करोड़ रुपए का क्लेम ऐसा था इंश्योरेंस का जो या तो क्लियर नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, या फिर पार्शियली क्लियर हुआ। पर ये हुआ क्यों, होता क्यों है, ये सारी चीजें मैं आपको आज क्लियर करूंगा ताकि आप इसके जाल में ना फंस जाओ। शुरू करूंगा 50,000 वाले केस से जो रिइंबर्समेंट था। अब ये जो 50,000 का बंदे ने क्लेम करा था अपने इंश्योरेंस से, वो उसको मिला नहीं, वो उसका रिजेक्ट हो गया। पर रिजेक्ट हुआ क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का कोई एरर था, या तो कोई टाइपिंग मिस्टेक थी, या जो ट्रीटमेंट हुआ था उसका डिस्क्रिप्शन सही तरीके से मेंशन नहीं था, या कोई कोड गलत हो गया होगा। आप इमेजिन कर सकते हो कि सिर्फ इतनी छोटी सी मिस्टेक्स के ऊपर आदमी को जो है उसका पैसा नहीं मिलता। इस केस में ना जो भी बंदे ने डॉक्यूमेंटेशंस लगाई थी, चलो उसमें कोई गलती हो गई होगी, बाद में उसने प्रॉपर हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के भी जमा कराने की कोशिश करी, लेकिन उसका क्लेम नहीं हुआ और वो काफी महीनों तक स्ट्रगल करता रहा। अगले साल की 2025 की जब मार्च आ गई ना, तो उसने और कोशिशें करी और फिर जो इंश्योरर था उसने टोटली उसका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर दिया और उसकी पॉलिसी को कैंसिल कर दिया। अब ऐसे केसेस में जो आम नागरिक है ना, उसके पास एक पर्टिकुलर ऑप्शन होता है कि वो जाके बीमा भरोसा उसको बोल देते हैं। IRDAI का ही पोर्टल है, उसने अप्रैल 2025 में जाके वहां पे अपना एप्लीकेशन दे दी कि भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे पैसे नहीं मिल रहे। और फिर उसमें जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है वो एक केस को सुनती है। इसमें कोई वकील नहीं होते, लेकिन एक ऑफिसर है जिसको असाइन करा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और वो दोनों की जो बातें हैं उनको सुनता है, इंश्योरर की भी और जिसने इंश्योरेंस करवा रखी थी उसकी भी। तो ये सारा डिस्कशन हुआ। जो गवर्नमेंट का ऑफिसर था उसने प्रॉपर तरीके से इंश्योरर से पूछा कि भाई तुमने कैसे रिजेक्ट कर दिया, और उसको प्रॉपर कोई रीजनेबल रीजन मिला नहीं कि रिजेक्ट कैसे कर दिया उसका जो क्लेम है वो। और एट द एंड डिसीजन ये निकला कि 50,000 रुपए इंश्योरर को बंदे को देने पड़े। ठीक है, पर बात ये आती है कि ये तो वो है जहाँ पे वो बंदा जो है वो अपना स्टैंड ले पाया प्रॉपर तरीके से, अपना जो है अमाउंट भी छोटी थी और सब कुछ जो है वो उसके फेवरेबल हो गया, तो उसको पैसे मिल गए। पर हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहीं से मैं आपको लेके जा रहा हूँ अब राज के केस पे, जो बेंगलोर की हमने बातचीत शुरू करी थी। राज के जो 5 लाख रुपए लगे थे उसको मैं ब्रेक डाउन करके समझाता हूँ आपको। 8,000 रुपए के हिसाब से पर डे के हिसाब से रूम था, जो इंपॉर्टेंट होता है भाई, ऑपरेशन या जो भी पूरा प्रोसीजर है वो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। 8,000 रुपए के हिसाब से रूम का रेंट लग रहा था, जो 5 दिन तक चला तो 40,000 रुपए उसके रूम रेंट के हो गए। ICU के उसके 15,000 रुपए हुए, 2 दिन के तो 30,000 रुपए हो गए टोटल। जो प्रोसीजर था एंजियोप्लास्टी, उसके 3 लाख रुपए लगे। बाकी जो डायग्नोस्टिक्स होते हैं, टेस्ट वगैरह, उसके 80,000, दवाइयों के 30,000 और कंसल्टेशन के 20,000। कुल मिला के इसको जब जोड़ोगे तो 5 लाख के रुपए के आसपास आपका आ जाएगा। राज की जो पॉलिसी थी वो बढ़िया स्ट्रॉन्ग, अपनी 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, 5 लाख तो उसके आधे ही हुए। लेकिन यहीं से फिर वो हिडन क्लॉज सामने आने शुरू हो जाते हैं जो छुपे हुए होते हैं और दिखते नहीं है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इंश्योरर जो है वो हमेशा ये चाहता है कि भाई बंदे को पैसे ना देने पड़े, ऐसा नहीं है। तो चाहता तो वो यही है कि उसका प्रॉफिट बनता रहना चाहिए, उसकी कंपनी बढ़िया चलती रहनी चाहिए। पर मेन चीज क्या है ना, कि उन्हें ये भी देखना पड़ता है कि भाई रिस्क कितना है और लोग फ्रॉड ना कर दे, लोग बेवकूफ ना बना दे, फालतू में जो चार्जेस हैं उनको हाइक करके ना दिखा दे कि भाई 2,000 का रूम है और उसको 10,000 करके दिखा रहा है। तो इनके अपने हिडन क्लोजेस होते हैं जो बहुत ही छुपे हुए होते हैं और उनको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए भी जरूरी है और आपको शेयर भी करनी उस बंदे के साथ जिसकी आप
केयर करते हो या जिसको ये पता होना चाहिए। सबसे पहला जो हिडन क्लोज आता है ना, जो राज के सिनेरियो में इंपॉर्टेंट था, वो था रूम रेंट। रूम रेंट की एक सब लिमिट होती है जो लिखी हुई होती है, और वो राज के केस में थी 4000 पर डे। कहने का मतलब ये है कि जहां 8000 उसके लगे ना पर डे के हिसाब से, उसको मिलेंगे 4000 ही, यानी कि सीधे आधा हो गया। जहां उसके 8000 5 दिन के हिसाब से सीधे सीधे 40,000 रुपए लगे, मिलेंगे उसको 20,000। अब इसमें यही चीज नोटिस करने वाली है कि रूम रेंट वगैरह 4000 पे बंदा एग्री हो जाता है, वो जॉब कहाँ कर रहा है? वो टीयर 1 सिटीज में जॉब कर रहा है। जब उसकी हालत खराब होगी तो वो कहाँ जाएगा? अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाने की कोशिश करेगा, और वो ये नहीं सोचेगा कि भाई मेरे को कौन सा रूम मिल रहा है। वो हमेशा वो कोशिश करेगा कि जो बढ़िया रूम अवेलेबल है कंफर्ट के हिसाब से और बढ़िया चलना चाहिए सब कुछ, वो दे दो, सोचना नहीं है। और वहीं ये सब लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम इससे भी बड़ी आगे है। एक और चीज होती है प्रोपोर्शनेट डिडक्शन। प्रोपोर्शनेट डिडक्शन मतलब कि जितना आपका खर्चा हुआ है ना, टोटल जितना भी खर्चा है, वो रूम के रेंट के हिसाब से जोड़ा जाएगा आपका। मेडिसिन के अलावा मतलब ये है कि अगर आपका रूम आपने 8000 रुपए बिल दिखाया है तो 4000 रुपए आपका लगा है। इसका मतलब ये है कि बाकी जितनी भी कॉस्ट है ना, जो दवाई के अलावा कॉस्ट है आपकी, वो सब की सब आधी कर दी जाएगी। क्योंकि 8000 से 4000 रुपए सब लिमिट पे आ गया तो सारी कॉस्ट को आधी कर दिया जाएगा। मतलब कि जहाँ पे उसकी एग्नियोप्लास्टी थी ना, जो मेन प्रोसीजर था, जो 3 लाख रुपए का था, उसको सिर्फ 1.5 लाख रुपए मिलेगा। जहाँ उसने डायग्नोस्टिक्स में 80,000 खर्च करा है, उसको 40,000 मिलेगा। और जहां उसने कंसल्टेशन पे 20,000 रुपए खर्च करे हैं, उसको 10,000 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें रूम रेंट पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो हमने अभी डिस्कस कर ली, कि भाई रूम रेंट की बात नहीं है यहाँ पे। सिर्फ हर चीज का जो खर्चा है वो उसको घटा देंगे उसी प्रोपोर्शन में जिस हिसाब से वो रूम की सब लिमिट सेट करके बैठे हुए हैं। दूसरी चीज की, जो रूम्स सब लिमिट के अंदर आते हैं ना, थोड़े सस्ते होते हैं कंपैरेटिवली कंफर्ट के हिसाब से, उसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े। क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन में जरूरी नहीं है ना कि आपकी विश के हिसाब से आपको रूम मिले। जो ऑप्शन अवेलेबल है आप वही लेते हो, आप उस टाइम पे ज्यादा डिस्कस भी नहीं करते। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कोपे। कोपे मतलब ये होता है कि जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो आप ये मेक श्योर कर लेते हो कि भाई जब मेरे को कभी ऐसी बीमारी होगी या कोई दिक्कत होगी तो 20% जो खर्चा है वो मैं दे दूंगा, 80% मेरे को इंश्योर दे दे। लेकिन ये भी आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। ये समझना आप कैसे। अब इस केस में एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि जो इंश्योर होता है ना, वो तो ये मेक श्योर करता है कि भाई अगर कोई इंसान 20% अपना कोपे दे रहा है ना, तो ऑब्वियस बात है कि उसके साथ वो फ्रॉड होने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि इंसान खुद भी खर्चा कर रहा है, और वो खुद खर्चा भी जो करेगा वो देखभाल के करेगा, क्योंकि उसको भी तो पे करना है ना। दूसरी चीज, ये चीज अट्रैक्टिव लगती है दूर से, लेकिन होती नहीं है। क्योंकि जिस टाइम पे आप लिटरली बीमार होते हो या सीरियस सिचुएशन को फेस कर रहे होते हो ना, आप ये नहीं सोचते कि भाई ये चीज़ सस्ती है, इस पे कम खर्चा करो, उस पे कम खर्चा करो। यूजुअली इंसान चाहता है कि भाई उसकी हेल्थ ठीक हो जानी चाहिए, और वो जो कोपे वाला सिस्टम है वो आपके फेवर में काम नहीं कर पाता हमेशा। अभी और आपको मेरे को 7-8 पॉइंट समझाने हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पर उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, समझना भी मुश्किल होता है, और मेरे को भी काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी है समझाने के लिए। तो आपको समझाने के लिए जो मैंने हेल्प ली है वो डिट्टो इंश्योरेंस से ली है। अब डिट्टो जो है ना, वो कोई इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट नहीं है। ये लोग एक्चुअली अनबायस्ड वे में गाइड करते हैं आपको इंश्योरेंस के प्लान को कंपेयर करने के लिए, ताकि जो आपके लिए बेस्ट हो ना आप वो चूज करो। डिट्टो इंश्योरेंस ये भी मेक श्योर करता है कि आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो खुद करें और फ्री ऑफ कॉस्ट करें। जब आपने एक बार पॉलिसी ले ली तो ये नहीं है कि डिट्टो का काम खत्म हो गया भाई। उसके बाद डिट्टो मेक श्योर करता है कि आपको जो है क्लेम के टाइम पे भी वो असिस्ट करेगा, और आपको क्लेम करवा के देगा जब आपको जरूरत पड़ेगी। और बाकी इंटरमीडियरीज की तरह ये लोग ऐसा नहीं है कि आपको बार बार कॉल करते फिरेंगे, ऐसा भी नहीं करते। जब आपका मन करे आप अपने हिसाब से अपनी कंसल्टेशन को बुक करो, आप अपने हिसाब से बाय करो, और कंसल्टेशन कॉल बिल्कुल टेंशन फ्री और कॉस्ट फ्री। मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको क्लिक करके आराम से उस पर देखभाल के अपनी कंसल्टेशन फ्री में आराम से बुक कर सकते हो। खैर, अपने पॉइंट्स हम समझ लेते हैं अभी। तीसरा पॉइंट आता है डिसीज बेस्ड सब लिमिट्स। इसमें इंश्योरेंस क्या करते हैं कि जो कई सारे ऐसे हाई रिस्क डिसीजेस होते हैं ना, उनके ऊपर वो कैप लगा देते हैं। मतलब अगर आपकी जो पॉलिसी है वो 10 लाख रुपए तक की भी है ना कवरेज आपका, तब भी हो सकता है कि आपकी जो डिसीज आपको फेस करने जा रहे हो आप, उस पर 2 लाख का पूरी लिमिट लगी हो, उस पर 1 लाख रुपए की लिमिट लगी हो। एक तरीके से ये टोटली मिसलीडिंग सा लगने लग जाता है, या फिर यूँ मान लो कि फेक ही लगने लग जाता है, फील आने लग जाती है ह्यूमन को। क्योंकि वो 10 लाख रुपए के हिसाब से अपना प्रीमियम भरता जा रहा है, और उसको अगर सिर्फ 2 लाख रुपए की लिमिट लगी हो तो क्या बच गया। जैसे राज के केस में जो एग्नियोप्लास्टी हुई है, उस पे अगर मान लो 2 लाख रुपए की लिमिट है, तो 3 लाख रुपए उसका प्रोसीजर पे खर्च हुआ है, लेकिन वो लिमिट के हिसाब से सीधे 2 लाख रुपए आ जाएगा। उसके बाद आपका जो रूम के ऊपर सब लिमिट है ना, जो रूम रेंट पे लिमिट है, वो आपकी आधी हो गई है। क्योंकि आपका 8,000 का रूम था, आपको 4,000 आपके पास अलाउड है सब लिमिट। उसके हिसाब से जो आपकी 2 लाख की लिमिट बची ना, आपके पर्टिकुलर कार्डियक जो भी आपकी एग्नियोप्लास्टी हुई है, उसका भी आधा होएगा, मतलब 1 लाख रुपए। कई इंश्योरेंस के केसेस में ऐसा होता है। इसमें आपको अपने आप को कैसा प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी डिसीज हो, आपको कोई लिमिट नहीं लगवानी है उस पर।
आप चाहे सर्च कर लो बढ़िया तरीके से कि भाई कोई कैपिंग तो नहीं लगी हुई है किसी भी डिसीज़ के ऊपर, और अगर कोई कैपिंग लगी है तो उसको मत लो, उसको रिजेक्ट करो, और ऐसी कोई कैपिंग डिसीज़ पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर अंदर से लग भी रहा है ना कि भाई मेरे को तो फलाना बीमारी नहीं होगी, तो आपको ये भी कहाँ लग रहा है कि आप बीमार हो सकते हो। हम जो इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं उसका मेजर कारण ही ये है कि जब हम कुछ चाहे ना और हो जाए अनहोनी, तो उसका तो फिर आप डिसीज़ में कैसे चूज़ कर सकते हो। अगली चीज़ आती है वेटिंग पीरियड। वेटिंग पीरियड क्या है, ये बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता जब वो इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में सुनते भी हैं या उसकी बात करना शुरू करता है। वेटिंग पीरियड का सेंस ये है कि इंश्योरर जो है वो एक वेटिंग पीरियड रखता है। एक्सीडेंटल केसेस में तो 30 दिन के आसपास का होता है, कई बार ज़्यादा भी होता है, और जो नॉन एक्सीडेंटल केसेस है ना, जो बीमारियाँ होती हैं, उस केस में वो 1 साल से लेकर 4 साल तक हो सकता है, कुछ भी केस हो सकता है। इंश्योरर ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ये होता है कि भाई ऐसा ना हो कि इंश्योरेंस लेने वाला जो इंसान है वो उसको पता हो कि भाई मेरे को बीमारी होने वाली है और उस वजह से वो एकदम से उसको ले ले, इंश्योरेंस को ले ले। एक तरीके से वो अपना सेफ पीरियड लेके चलता है कि उनका फ्रॉड ना हो, उनका मिसयूज़ ना करा जाए उनकी पॉलिसी का। लेकिन ये पेशेंट के केस में कितना ख़राब हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हो। आप प्रीमियम तो भर रहे हो पहले दिन से, जब से आपने पॉलिसी बाय कर लिया, आप पैसे खर्च कर रहे हो, इतना जमा कर रहे हो, पर आपको जो डिसीज़ होने वाली है अगर वो 4 साल के अंदर हो गई तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। आपका जो पूरा प्लान है वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपको प्रॉपर तरीके से अमाउंट नहीं मिलेगा। स्टैटिस्टिकली 15 से 20% जो क्लेम रिजेक्शंस होते हैं ना IRDAI के डेटा के हिसाब से, वो इसी बेसिस पे होता है। लोग चौंक जाते हैं ये बात जान के कि वो जिसका प्रीमियम भर रहे थे वो उनको फ़ायदा नहीं देने वाली है। अब इससे आपको कैसे बचना है? देखो, जो एक्सीडेंटल केसेस है मेरे हिसाब से तो उसको टोटली वेव ऑफ करने की कोशिश करो कि उसका तो 30 डेज़ भी नहीं होना चाहिए। मतलब कल कोई अपना एक्सीडेंट ज़बरदस्ती थोड़ी कराएगा। मतलब अगर आप एक अच्छे नागरिक हो तो आपको एक्सीडेंटल के केसेस में तो उसको टोटली रिजेक्ट हटाने की कोशिश करो। कई इंश्योरेंस अलाउ भी करते हैं। और बाकी जो नॉन एक्सीडेंटल केसेस है उसमें भी 1 या 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा रखो। 1 साल के ऊपर तो कोई भी जो डिसीज़ है उसकी लिमिट नहीं होनी चाहिए। आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। आप ऑलरेडी प्रीमियम भर रहे हो, आपकी एक तरीके से हक है आपका कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी का फ़ायदा उठा सको अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। फिर अगला आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो चार्जेस होते हैं, जो खर्चा होता है। कई बार आपके क्लोज में ऐसा भी मेंशन हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल के बाहर के यानी कि उससे पहले और बाद का पैसा नहीं मिलेगा, और इंसान इन चीज़ों को बड़ी जल्दी इग्नोर कर देता है। बीमारी से पहले या हॉस्पिटल जाने से पहले आपको बहुत सारे टेस्ट वगैरह कराने पड़ सकते हैं, जहाँ तक आप हॉस्पिटल में जाने से पहले आपको कराने पड़ जाएँ। और हॉस्पिटल जाने के बाद, बाहर निकलने के बाद आपको फिजियोथेरेपी, रेगुलर टाइम पे चेकअप्स, मेडिसिन, इन सब का खर्चा अच्छा खासा होता है जो इजीली इंसान इग्नोर कर देता है। इस केस में आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है? मिनिमम आप 60 दिन का तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस को कवर करके चलो। 60 दिन मतलब 2 महीने। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के केस में आपको 180 दिन का तो लेके चलना चाहिए। अब देखो, ये सारी मॉडिफिकेशंस करने में प्रीमियम का जो अमाउंट है ना, जो आपको पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ता है या एनुअली पे करना पड़ता है, वो थोड़ा सा बढ़ेगा, 5-10%, 15%, लेकिन वो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्प करेगा। फिर अगली चीज़ आती है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ का वेटिंग पीरियड। ये अलग है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ मतलब जो यूजुअली जिनकी उम्र ठीक ठाक होती है और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे राज के केस में अगर उसने बहुत क्लियरली ये बता रखा है कि उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो कई इंश्योरेंस ऐसे होंगे जो इस केस में उनका जो वेटिंग पीरियड है ना, अगर हार्ट को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो 4 साल उन्होंने मान लो उस पर लगा दिया। अब 4 साल के बीच में अगर उसको रियलिटी में कोई इशू हो गया ना, तो उसका जो क्लेम है वो नहीं होगा। IRDAI के डेटा के हिसाब से 18 से 22% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें या तो पूरा का पूरा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या उसकी जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाती है। सिर्फ जो स्पेसिफिक डिसीज़ है ना, जो पहले से एग्जिस्ट करता है, उसकी जो लिमिट है वो ढंग से सेट नहीं करी होती। आप मैक्स टू मैक्स 1 साल उसको लेके चलो, या थोड़ा सा अगर और एक्सटेंड करना है तो 2 साल। इससे ज़्यादा आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है जो सबसे ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट है, और वो है डे केयर ट्रीटमेंट। डे केयर ट्रीटमेंट का सीन क्या है मैं आपको समझाता हूँ। आज के टाइम पे 600, 700 या 500, 600 के आसपास ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो 1 दिन के अंदर हो जाते हैं। कैटरैक्ट, डायलिसिस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपका ऑपरेशन जो है या आपका जो सर्जरी वगैरह है, वो प्रोसीजर जो है वो सिर्फ 1 दिन के अंदर हो गया, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो कई हिडन क्लॉजेस में ऐसा होता है कि आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो अगर कोई भी पॉलिसी ये कहती है ना कि 24 आवर्स का मिनिमम हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, तो वो आपको नहीं बाय करनी है। जो काफ़ी अच्छी इंश्योरेंस है ना, अच्छी कंपनीज़ हैं, वो इसको प्राउडली मेंशन करते हैं कि 500, 550 जितने भी ये डे केयर ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, उनको ये उसमें इंक्लूड करके चलते हैं, क्योंकि बहुत हुआ है ये चीज़ भी। फिर एक और चीज़ होती है स्पेसिफिक डिसीज़ का वेटिंग पीरियड। कई डिसीजेस ऐसे हैं, बीमारियां जैसे छोटी मोटी भी हो सकती हैं, वो बड़ी भी हो सकती हैं, कैटरैक्ट, हर्निया, पाइल्स, ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसको इंश्योरेंस क्या करते थे या करते हैं कि उसका वेटिंग पीरियड वो हमेशा ही 1-2 साल से ज़्यादा लगा देता है। अगर आपने कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन है ना जो आपने अभी फेस करी है, या भगवान ना करे वैसे ऐसा हो, पर अगर आपने फेस करी है ना,
तो आने वाले 1-2 साल में हो सकता है कि आपको और कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। भगवान ना करे ऐसा हो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें कभी भी। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो वो वेटिंग पीरियड जो है ना, वो एकदम से इन्वोक हो जाएगा कि भाई अब तो वेटिंग पीरियड चाहिए, आपने तो क्लेम ले लिया। उस केस में फिर आपको 1-2 साल का या ज़्यादा साल का वेटिंग पीरियड जो है, आपको कूल ऑफ पीरियड देना पड़ता है एक तरीके से, जो आपको नहीं देना है। क्योंकि आपके साथ अगर कोई भी कंडीशन हुई है ना, हेल्थ कंडीशन, तो फ्यूचर में उसके होने के चांसेस थोड़े से बढ़ चुके हैं कि और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको हमेशा इंश्योरेंस पॉलिसी में ये मेक श्योर करना है कि भाई 1 साल से ज़्यादा वेटिंग पीरियड ना हो। आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस ऐसे हो चुके हैं जिन्होंने ये करना शुरू कर दिया है, जब अवेयरनेस बढ़ी है और जब लोगों में समझदारी बढ़ी है इस चीज़ को लेके। खैर, ये मेजर पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाए, और आपको इसमें कभी गलती नहीं करनी है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप डिट्टो इंश्योरेंस के प्लेटफॉर्म पे जाओ, डिट्टो इंश्योरेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से उनसे डिस्कस करो, वो आपको बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझा देंगे। हेल्थ इंश्योरेंस जितना इंपॉर्टेंट है ना आज के टाइम पे, सही हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी उतना इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी जेब से जो आपको लाखों रुपए आने चाहिए थे ना, वो एकदम से स्लिप कर जाते हैं सिर्फ एक छोटी सी गलती के बेसिस पे। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, या आप आराम से ध्यान से नोटिस कर लो। उसके अलावा डिट्टो इंश्योरेंस के प्लेटफॉर्म पे जाके भी चेक कर सकते हो। 15 मिनट आपके लगेंगे सिर्फ, और ये 15 मिनट क्या पता, भगवान जाने, आपको अगले 15 साल तक सेफ रख सकता है। बाकी मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। डिट्टो इंश्योरेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपकी जो भी, जिनकी आप चिंता करते हो, जिनकी केयर करते हो, दे शुड वॉच दिस वीडियो।